नए मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स ने कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी लोगों को सावधान करना शुरू कर दिया है। इस बीच सबसे तेजी से फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट यानी XE वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है। ये करीब बाकी अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले 10 गुना तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 का XE वेरिएंट 2 अलग-अलग वेरिएंट के मिलने से बना है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 रूप हैं। पहला है ओमिक्रॉन BA.1 और दूसरा BA बना है। कोई कॉम्बिनेशन तब तैयार होता है जब कोई व्यक्ति एक से अधिक वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। कोविड-19 का XE वेरिएंट कितना घातक है और इससे कितना नुकसान हो सकता है, फिलहाल इसको लेकर स्टडी जारी है। WHO ने कहा है कि इस बारे में अभी कोई सावधानी बरतें और तमाम कोविड नियमों का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखनाथ मंदिर जो हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया है तो वो लखनऊ के बाद गोरखनाथ मंदिर में बिताया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा ने एक बड़ा बयान दिया है। आरोपी मुर्तजा का ISIS से कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ऐसे में मामले की जांच अब NIA को सौंपी जा सकती है। NIA की टीम आरोपी मुर्तजा से पूछताछ करेगी और गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर बारीकी से जांच करेगी। साथ ही NIA की टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सौंपेगी। लेकिन अब तक पूरे मामले में आरोपी मुर्तजा से यूपी पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस को हनी ट्रैप कनेक्शन की भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल पूरे मामले में अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है आखिर गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के पीछे क्या साजिश थी, उसको ऐसा करने के लिए कहां से आदेश मिले थे और किसके इशारों पर यह हमला किया गया था। लेकिन मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव मुर्तजा के अस्पताल में सही तरीके से इलाज की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक नए मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। यूपी में योगी सरकार का गठन हो गया है, लेकिन अभी तक विपक्षी पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पाई है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे या फिर मायावती की। तो वहीं इसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर, जो यूपी में अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसको लेकर BSP सुप्रीमो मायावती से गठबंधन को लेकर चर्चा करी थी, लेकिन मायावती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, जिसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और साथ ही राहुल गांधी की तरफ से यह भी साफ किया है कि मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अकेले ही यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। तो वहीं BSP से लेकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस बयान के बाद कयास लगा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इस बयान के मतलब को किस तरीके से लिया जाए। लेकिन अब जवाब और तलब मायावती की तरफ से आना है, लेकिन अभी तक मायावती की तरफ से इस मामले को लेकर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों से लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस पर फिर से सवालिया निशान उठा रही है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कांग्रेस को गठबंधन करना ही था तो विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी खुलकर सामने क्यों नहीं आए, परिणाम आने के बाद ही राहुल गांधी को क्यों BSP की याद आई। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। शायद ही कोई वस्तु ऐसी हो जो महंगाई के दायरे से बाहर हो। कोरोना संकट काल में आर्थिक तंगी से जूझने के बाद अब आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बेतहाशा वृद्धि से लोग चिंतित हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम में हो रही वृद्धि से किसान, व्यापारी, गृहिणी समेत हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसके अलावा घी, सरसों का तेल, दाल, चाय, खाद्य पदार्थों के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। घर घर में लोग परेशान हैं। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों की जेब ढीली हो रही है। वहीं डीजल के दाम में वृद्धि होने के कारण माल भाड़ा भी महंगा हो गया है। वहीं किसान भी फसलों की सिंचाई में खर्च बढ़ने से काफी चिंतित नजर आ रहे हैं।
अब देखना होगा कि आम जनता पर महंगाई की मार ऐसे ही पड़ती रहेगी या फिर सरकार इस पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। पाकिस्तान की सियासत में इस कदर हलचल तेज है कि वहाँ के वजीर आलम खुद संसद में जाने से बच रहे हैं। हालात ये हैं कि कई बार सदन स्थगित कर दिया गया है और इस स्थगन के बीच में पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम सांसद और नेता आपस में चर्चा और विमर्श कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर के साथ उनके चैम्बर में मीटिंग करी और फिर से उन्होंने वही मांग उठाई है कि किसी भी हालत में आज के दिन में ही वोटिंग की जानी चाहिए। ऐसे में पाक की राजनीति पर बारीकी से नजर डाली जाए तो पता चलता है कि पीटीआई की अपनी अलग रणनीति है, जिसके तहत पीटीआई के तमाम सांसद लंबी तकरीरें कर रहे हैं। इसी क्रम में शाह महमूद कुरैशी ने भी लंबा और भावुक भाषण दिया। देखा जाए तो नेशनल असेंबली में अगर लंबे भाषण होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो पाती है तो कोर्ट की अवमानना होगी, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो स्पीकर पर लगेगा या फिर डिप्टी स्पीकर पर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही कार्रवाई के दायरे में वो लोग भी आ सकते हैं जो लंबे भाषण दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस कार्रवाई से बच जाएंगे क्योंकि वो संसद में मौजूद ही नहीं है, तो उन पर कोर्ट की अवमानना का कोई केस नहीं बनता। हो सकता है कि इमरान खान के सलाहकारों ने उन्हें ये सलाह दी हो कि अगर वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक लिहाज से इमरान खान पवेलियन में बैठकर पूरा खेल खेल रहे हैं। अब इतने लंबे भाषण जो पीटीआई के नेता दे रहे हैं, इस बीच शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था कि पीटीआई इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिस तरह के हालात नेशनल असेंबली में देखे जा रहे हैं उससे लगता है कि सत्ता पक्ष हर हाल में इस अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि पीटीआई इस बार भी पाकिस्तानी सियासत में चल रहे इस मैच की आखिरी गेंद भी इमरान खान के पक्ष में डालने जा रही है। अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में तपती धूप में घर से बाहर निकलना किसी टास्क से कम नहीं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, नींबू की बढ़ती कीमतों ने लोगों के पसीने छुटा रखे हैं। ऐसे में आखिर आम आदमी ठंडा कूल कैसे रहे? राजधानी अब भीषण लू की चपेट में आ रही है। मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों ने लू से बचने और दोपहर में 12 से 4 बजे तक धूप में ना निकलने की सलाह दी है। गर्मी से बचने के लिए बार पानी पीते रहने कहा गया है। मई में जैसे तापमान अप्रैल में होने लगा है। राजधानी में सबसे अधिक गर्मी सिटी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बताई जा रही है। वहीं प्रीतमपुरा में न्यूनतम तापमान 26.5 पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार चुभती गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा और धूप आग बनकर आसमान से बरसती रहेगी। लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से कोई भी राहत की खबर नहीं आ रही है। इस बीच तपती गर्मी से बचने के लिए आप सब खूब पानी पिएं और जितना हो सके अपने शरीर को ठंडा ही रखें। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों के डीसी के साथ स्वामित्व योजना और हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बैठक में जानकारी दी गई है कि प्रदेश के 6200 से ज्यादा गांवों में लाल डोरा मुक्त करने को लेकर ड्रोन मैपिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला लाल डोरा मुक्त राज्य बनने की राह पर अग्रसर है। इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जिलों के डीसी को ये आदेश दिए हैं कि जो प्रॉपर्टी जिस पर किसी तरह का विवाद नहीं है उस प्रॉपर्टी की आईडी जल्द बनाकर उसको जमीन मालिक को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही इस बैठक में ये जानकारी सामने आई है कि अभी तक 19 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ साथ 24 अप्रैल तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इस पूरी योजना को आखिर तक अमलीजामा पहना दिया जाएगा। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लाल डोरा मुक्त योजना के तहत एक योजना शुरू की थी। इसके साथ ही इस योजना को बाद में केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के साथ शुरू किया था। हरियाणा लाल डोरा मुक्त होने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार जल्द इस लक्ष्य को पूरा करने का दावा कर रही है। भारतीय किसान यूनियन ने मंडी में गेहूं लेकर आ रहे किसानों के समर्थन मूल्य सही प्रकार से न मिलने व गेहूं का उचित मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न करने को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन स्टूडेंट ग्रुप ने पस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया।
किसान नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है और किसान बड़ी मात्रा में अनाज मंडियों में गेहूं लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को उनका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। सरकार के द्वारा गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 2015 निर्धारित किया गया, लेकिन किसानों की लागत के अनुसार ये बहुत कम है। और अब की बार जो किसानों की आवक है वो गेहूं की, वो पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी कम है, क्योंकि नमी के चलते और समय पर बीज व खाद न मिलने का कारण किसानों की अब की बार प्रति एकड़ की जो फसल है वो कम हुई है। उसको लेकर सरकार को चाहिए कि वो करीब 2500 रुपए की जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं का दिया जाए। इसके अलावा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जिस प्रकार से लोकल वाहन चालकों के साथ जो अनदेखी की जा रही है, उसको लेकर किसान नेताओं का कहना है कि टोल प्लाजा अधिकारियों को चाहिए कि वो लोकल वाहन चालक जो 15 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनके वाहनों को टोल से फ्री किया जाए। इसको लेकर आज किसान नेताओं ने बड़ी मात्रा में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक चले इस धरने प्रदर्शन पे किसान नेताओं ने आगाह किया कि अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती और किसानों के हित में जो वो मांग नहीं माने तो वो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए थे और वो चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती की हुई थी, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसके लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया था। करीब 3 घंटे तक चलने वाले इस धरने के बाद किसान नेताओं ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। करनाल के नरूखेड़ी गांव का यह मामला, जहां पर करीबन 45 साल की महिला, जो मजदूर महिला थी, खेतों में काम कर रही थी। गेहूं कटाई के दौरान जो थ्रेशर मशीन होती है उस पे कपड़े फंसने के कारण उसका सर उसके बीच में चला जाता है और सर अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है। मौके पर ही महिला की मौत हो जाती है। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया जाता है और परिवार के लोगों ने सीधे तौर पर खेत मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस आधार पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जी के दामों ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। रोजाना सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसने किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सब्जी की दुकानों पर सब्जी लेने आ रहे लोगों का कहना है कि अब तो जेब में सब्जी लेकर जानी पड़ रही है, क्योंकि सब्जी के दाम इतने हो गए हैं कि लिफाफा तो लेके नहीं जा सकते। आम पब्लिक का कहना है कि महंगाई आसमान छूती जा रही है, सब्जी लेना मुश्किल हो रहा है, अब तो चटनी के साथ ही गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदार का कहना है कि जहां लोग पहले सब्जियों किलो में लेकर जाते थे, अब वहीं महंगाई के कारण केवल पाव किलो ही लेकर जा रहे हैं। जहां पहले उनकी सब्जियां ज़्यादा बिकती थी, वहीं अब महंगाई के कारण उनकी बिक्री आधी रह गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड धारोड़ा के सहायक पर्यावरण अभियंता अनुज नरवाल को हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव एस नारायणन ने निलंबित कर दिया। अनुज नरवाल ने कुछ दिन पूर्व ही धारोड़ा में पदभार ग्रहण किया था। इससे पूर्व वे सोनीपत में तैनात थे। वहीं के मामले में उन्हें निलंबित किया गया है। सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को बिना फिल्टर किए ही जमीन में छोड़ने का मामला एनजीटी में चल रहा था। इसी मामले को लेकर उन्हें निलंबित किया गया है। ठंडी तासीर वाला हिमाचल और हिमाचल की राजनीति गर्म। चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हिमाचल प्रदेश में जोड़ तोड़ और गठजोड़ का खेल जारी है। बीती रात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर जाकर हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव सतीश ठाकुर के साथ ऊना के जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा दिया। इसके बाद बीजेपी ने दावा किया कि यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है और जिस 6 अप्रैल के आम आदमी पार्टी रोड शो के बाद एक सफलता का दावा कर रही थी, उसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी इस अध्यक्ष पद से उन्हें निकालने ही वाली थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अनूप केसरी पर महिलाओं के साथ अभद्र भाषा में बातचीत करने के आरोप हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें इस बात की पुष्टि होती है। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में एक बयान दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि 8 साल तक आम आदमी पार्टी में उन्होंने अपना खून पसीना दिया, तब तक वो ठीक थे, लेकिन अब आधे घंटे में ही आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अब खराब हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ
हिमाचल बीजेपी के नेताओं के नेतृत्व से बेहद प्रसन्न है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही जनता टीवी ने जब अनुराग ठाकुर से नेतृत्व परिवर्तन के सवाल के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे बातों ही बातों में टाल दिया। हिमाचल बीजेपी में कौन से बड़े चेहरे आने वाले दिनों में शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी और फिलहाल पूरे हिमाचल प्रदेश की नजरें हैं मिशन रिपीट वर्सेस मिशन डिलीट पर। पिरथला के गांव जुनेड़ा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। यह गांव उन्होंने गोद लिया हुआ है और इस मौके पर उनके साथ पिरथला के विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने हरियाणा को सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटा है और कहीं ना कहीं जो पूर्व की सरकार है उन्होंने फरीदाबाद की भी अनदेखी की थी, वरना फरीदाबाद गुरुग्राम से विकास में आगे होता। और अब मुख्यमंत्री फरीदाबाद पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही फरीदाबाद भी गुरुग्राम की तर्ज पर विकास कार्यों में आगे नजर आएगा। शाहबाद में चोरों के हौसले देखिए। पुलिस की चौकी और डीएसपी हाउस से चंद कदम की दूरी पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को चोर उड़ा ले गए। चोरों ने पहले एटीएम के शटर को काटा, उसके बाद एटीएम मशीन को ही ले उड़े। करीब 20 लाख रुपए एटीएम मशीन में बताए जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक टीम फिलहाल जो साक्ष्य हैं वो जुटाकर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है, पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर और डीएसपी हाउस से चंद कदम की दूरी पर इस तरह की बड़ी वारदात हो जाती है। चोर बड़े आराम से एटीएम का शटर काटते हैं, एटीएम मशीन को भी लेकर उड़ जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। आज सढौरा में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। आज सढौरा पति पत्नी का शव खेतों की छत पर पाया गया। खेत मालिक ने बताया कि जब वह सुबह चाय लेकर खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर दोनों की चप्पलें बिखरी हुई पड़ी थी। जब वह कमरे के नजदीक गया तो उसने देखा कि छत के ऊपर चादर लटकी हुई थी। उसको शक होने पर जब वह छत के ऊपर गया तो छत पर देखकर दंग रह गया कि पति पत्नी का खून से सना शव पड़ा था। उसने नीचे आकर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आकर जांच में जुटी। पुलिस ने पाया कि वहां पर शराब की बोतल व खून से सने डंडे पड़े हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए जिले में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। जहां 2015 प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी गेहूं का निर्धारित किया गया है, तो इस बार पिछले साल के मुकाबले 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी पर दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो इस बार सरसों और गेहूं की फसल एमएसपी से अधिक दाम पर खुले बाजार में बिक रही है। ऐसी सूचना मिल रही है कि निजी कंपनियां सीधे किसानों से गेहूं की फसल खरीद रही हैं। सरसों की बात करें तो सरसों का एमएसपी रेट 5050 से बढ़कर 500 से 1500 रुपये तक अधिक बिक रहा है, जबकि गेहूं सरकारी रेट 2015 से 30 से 50 रुपये अधिक खुले बाजार में एमएसपी पर बिक रहा है। गेहूं की कीमतों में उछाल के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध कारण बताया जा रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन दुनिया का तीसरा निर्यातक देश है। आपको बता दें, यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ रहा है। अनुमान है कि इस बार देश में 70 लाख मैट्रिक टन तक गेहूं का निर्यात हो सकता है, जिसको लेकर प्राइवेट एजेंसी अभी से किसानों से सीधे तौर पर जुड़कर खरीद कर रही हैं। ऐसी फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के महाघोटाले में आज एनआईटी के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा विजिलेंस दफ्तर पहुंचे और वहां 200 करोड़ के महाघोटाले के दस्तावेज सबूतों के साथ एसीपी विजिलेंस को सौंपे। इस मौके पर विधायक नीरज शर्मा ने 27 अक्टूबर 2019 को चंडीगढ़ गए अधिकारियों का ब्यौरा भी जांचने की बात विजिलेंस टीम से कही। वहीं साथ साथ उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कुछ अधिकारी इस मामले में देश छोड़ने की भी तैयारी में है। तो ऐसे में जो संलिप्त ठेकेदार व अधिकारी हैं, जल्द से जल्द उनकी संपत्ति जब्त करने तथा उनके पासपोर्ट जब्त करने की मांग भी विधायक नीरज शर्मा ने की। आपको बता दें कि हाल ही में विजिलेंस एसीपी ने नंबर सार्वजनिक करते हुए फरीदाबाद के लोगों से ये अपील की थी कि
200 करोड़ के महाघोटाले में यदि उनके पास भी कोई सबूत है या किसी अन्य घोटाले के सबूत या दस्तावेज उनके पास मौजूद है तो वो विजिलेंस विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे में आज विधायक नीरज शर्मा ने इसी कड़ी में कदम उठाए और विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज सबूतों के साथ पेश किए। नीरज शर्मा ने साथ ही साथ लोगों से भी यही अपील की है कि वे इस घोटाले से संबंधित किसी भी जानकारी को या तो विजिलेंस विभाग को साझा करें और यदि वे वहां नहीं जाना चाहते तो विधायक नीरज शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द जो भी दोषी अधिकारी या ठेकेदार हैं उनको स्थायी रूप से सलाखों के पीछे भेजने की भी मांग की है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फतेहाबाद जिले में लगातार बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों को लेकर अब फतेहाबाद पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। फतेहाबाद पुलिस द्वारा आज एक सर्च अभियान चलाया गया और शहर में जिन कॉलोनियों में नशा तस्करी होने की शिकायतें मिल रही थी उन कॉलोनियों में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 35 ग्राम हेरोइन व 380 ग्राम चूरा पोस्ट पुलिस द्वारा बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि इन नशा तस्करों के खिलाफ नशा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जब नशा तस्करों को पुलिस के इस अभियान की सूचना मिली तो नशा तस्कर उनमें हड़कंप मच गया और कई नशा तस्कर शहर छोड़कर फरार हो गए। वहीं डीएसपी का कहना है कि जिले में लगातार नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे थे, इसी को लेकर ये सर्च अभियान चलाया गया था और समय के अनुसार ये अभियान जारी रहेगा। आज उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब बस के अंदर चैन जफटीकार एक महिला भाग रही थी। पुलिस ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा और उससे चैन भी बरामद की है। पुलिस का अंदेशा है कि क्षेत्र में अन्य चैन जब्ती की हुई घटनाओं में भी यह महिला शामिल हो सकती है, इसलिए पुलिस इस महिला से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि और भी घटनाओं का पर्दाफाश किया जा सके। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि पुलिस की जांच के बाद यह महिला कितने और आरोपों को कबूल करती है।